Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. आज का हमारा लेक्चर बुनियादी तौर पे कास्ट अकाउंटिंग के पहले चैप्टर के हवाले से है। मैंने इससे पहले इंट्रोडक्शन के लेक्चर में पूरी किताब का इंट्रोडक्शन यानी पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था, जो कोर्स कास्ट अकाउंटिंग का एडीसी पार्ट 2 में पढ़ाया जाता है, बीपीए की क्लासेस में पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। और अब हम इंशाल्लाह चैप्टर वाइज इस पे डिस्कशन का आगाज कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 1 के हवाले से है और इसमें हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग की 3 मेजर फॉर्म्स कौन कौन सी हैं और उनको हम आपस में किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। देन आगे चल के हम और वो जो 3 मेजर फॉर्म्स हैं उसमें नंबर 1 इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 इज कास्ट अकाउंटिंग, द थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब हम इन तीनों को देख लेंगे और इनको हम डिस्कस कर लेंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लेंगे, देन हम देखेंगे कि कास्ट अकाउंटिंग की नेचर क्या है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि कास्ट अकाउंटिंग किस तरीके से मैनेजमेंट के लिए अपनी कंट्रीब्यूशंस देती है। और फाइनली हम इस चैप्टर के अंदर जरा कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि जो 3 मेजर फॉर्म्स हैं अकाउंटिंग की, उनमें पहली फॉर्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है। बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो मॉनेटरी डेटा हुआ करता है उस डेटे की प्रॉपर रिकॉर्डिंग करते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उस डेटा को पहले रिकॉर्ड किया जाता है एंड देन उससे हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जनरेट करके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, या अदरवाइज खुदा ना खास्ता अगर बिजनेस को नुकसान हो रहा है तो उसको जानते हैं। देन बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम देखते ये हैं कि हमारे कारोबार की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, उसको हम बैलेंस शीट डिजाइन करके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मापते हैं, जांचते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डेटा रिपोर्ट करते हैं वो बेसिकली जो डेटा रिपोर्ट किया जाता है वो मॉनेटरी डेटा होता है, उसमें कोई नॉन मॉनेटरी इवेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें हम जो कास्ट है, कास्ट ऑफ सेल, उसमें हम जस्ट प्रोडक्ट की प्राइस को हम शामिल करते हैं और प्लस अलाइड एक्सपेंसेस उस परचेज के जो हुआ करते हैं उनको देखते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को देखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स को देखते हैं और हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे पहुंचते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम ज्यादातर ट्रेडिंग बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं, जबकि कास्ट अकाउंटिंग इससे थोड़ी सी डिफरेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कास्ट अकाउंटिंग पे गुफ्तगू करने से पहले वो ये कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं वो बुनियादी तौर पर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए होती हैं। उन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेक होल्डर एज वेल। तो व्हाट इज स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर में और स्टॉक होल्डर में एक बुनियादी डिफरेंस होता है। स्टॉक होल्डर इन्वेस्टर को कहते हैं जिसने कंपनी का स्टॉक परचेज किया होता है, कंपनी के शेयर्स जिन्होंने बाय किए होते हैं। वेयर एज स्टेक होल्डर, स्पेलिंग का बड़ा माइनर सा डिफरेंस है मगर मीनिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टेक होल्डर हर वो पार्टी है जिसके मफादात इस बिजनेस के साथ मुंसलिक है, वाबस्ता है। एक कारोबार का ओनर भी स्टेक होल्डर है, कारोबार के एम्प्लॉइज भी स्टेक होल्डर हैं कारोबार के, गवर्नमेंट लेती है टैक्सेस वो भी स्टेक होल्डर है, और सप्लायर्स जो इसको गुड्स सप्लाई करते हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं। तो इस तरीके से अब आपको अंदाजा हो गया
कि स्टेक होल्डर किससे कहते हैं, क्योंकि आगे आने वाली गुफ्तगू में स्टेक होल्डर का लफ्ज बार बार यूज होगा। सो यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेक होल्डर। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो जनरेट की जाती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, वो अमूमी तौर पर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए होती हैं। इसका माना हरगिज नहीं है कि इंटरनल स्टेक होल्डर का उससे कोई कंसर्न नहीं है। डेफिनेटली ओनर इज द इंटरनल स्टेक होल्डर और वो कारोबार की प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहता है, मगर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स से मुराद गवर्नमेंट जिसने टैक्स वसूल करना है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर से मुराद सप्लायर्स जिन्होंने कारोबारी जो ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, वो इस कारोबार के साथ बरकरार रखने हैं या नहीं रखने हैं, इसका हमने फैसला करना है। सो जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं। आई मीन टू से कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स में बुनियादी जो यूजफुलनेस है वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए होती है ज्यादातर। ओके, जब हम कास्ट अकाउंटिंग की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि कास्ट अकाउंटिंग में जितनी भी रिपोर्ट्स जनरेट की जाएंगी, सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर मॉनेटरी इवेंट्स को भी रिकॉर्ड किया जाएगा और नॉन मॉनेटरी इवेंट्स को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बनाई जाती थी वो पीरियोडिकली बनाई जाती हैं, मोस्टली क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। जबकि कास्ट अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं वो वीकली, डेली और सम टाइम आवर्ली बेसिस पे भी रिपोर्ट्स जनरेट की जाती है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो कास्ट अकाउंटिंग के अंदर हम एक्टिविटी परफॉर्म किया करेंगे ये अमूमी तौर पे इंटरनल मैनेजमेंट के लिए हुआ करेगी। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू से इसका माना हरगिज नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है। यकीनन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसकी मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं। अब इंटरनल मैनेजमेंट तो ये जानना चाहती है कि पिछले महीने में अगर एक चीज प्रोड्यूस की थी उस पे कितनी प्रोडक्शन कास्ट आई थी, यही चीज इस महीने प्रोड्यूस हो रही है तो इस पे कितनी प्रोडक्शन कास्ट आएगी। नंबर वन। नंबर टू ये कि जो हमने बजटिंग की है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड ये होगा, क्या वो क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन में मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो ये सारी चीजें कास्ट अकाउंटिंग के अंदर एड्रेस की जाती हैं। सो ये जो रिपोर्ट्स एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होगी वो ये होगा कि जैसे आप देखिए, अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चर करती है और वो चाहती है कि इसके प्राइस को रिवाइज किया जाए, इसकी सेल प्राइस को रिवाइज किया जाए, तो दे हैव टू जस्टिफाई टू द गवर्नमेंट। हुकूमत वक्त को उन्हें जस्टिफाई करना होगा कि हम इसकी प्राइस क्यों बढ़ा रहे हैं। यकीनन वो इसकी जस्टिफिकेशन में कोई रिपोर्ट्स बनाएंगे, जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर वो जो है बताएंगे कि जनाब पिछले साल मटेरियल्स की कास्ट इतनी थी, अब मटेरियल इतना एक्सपेंसिव हो गया है, इन्फ्लेशन हो गई है, प्राइस राइज आ गई है इन रॉ मटेरियल्स। फिर वो बताएंगे कि जनाब पिछले साल लेबर कास्ट इतनी थी, अब लेबर कास्ट इतनी आ गई है। और मटेरियल और लेबर के अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आया करती है, जिसको हम फैक्ट्री ओवरहेड का नाम देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस है, ये सारी चीजें एक्सपेंसिव हो गई हैं। लिहाजा ये जस्टिफिकेशन है कि हम इसकी प्रोडक्शन कास्ट के इंक्रीज हो जाने के बायस इसकी सेल प्राइस को इंक्रीज करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो ये जो कास्ट अकाउंटिंग में रिपोर्ट जनरेट की जाएंगी ये एक्सटर्नल मैनेजमेंट के लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। एक्सटर्नल मैनेजमेंट की बजाय अगर लफ्ज बोला जाए एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। ओके, सो हम जरा शॉर्टली इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अकाउंटिंग की भी देख लेते हैं और फिर कास्ट अकाउंटिंग की भी डेफिनेशन प्रॉपर थोड़ी सी देख लेते हैं, प्रॉपर वर्ड्स। अकाउंटिंग में हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम that provides economic information to different groups of users of accounting information। कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनको
जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम को हम, स्पेशलाइज्ड सिस्टम को हम अकाउंटिंग कहते हैं। जस्ट अकाउंटिंग को डिफाइन करने के बाद जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बतौर खास डेफिनेशन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। बड़ी पॉपुलर डेफिनेशन है जो कि हर अकाउंटिंग की अच्छी बुक के अंदर आपके लिए अवेलेबल होगी। अब हमने चूंकि कास्ट अकाउंटिंग के ऊपर काफी गुफ्तगू की, तो अब हम देखते हैं कि अगर हम कास्ट अकाउंटिंग को इन प्रॉपर वर्ड्स डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे। हम यूं कहेंगे कि द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कास्टिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स in the ascertainment of costs and analysis of savings and or excesses as compared with previous experience or with standards। जैसे मैंने गुजारिश की थी कि हम कंपैरिजन करते हैं कि जी पिछले महीने हमने इतने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किए तो इतना मटेरियल कंज्यूम हुआ था, इस महीने हम उतने ही यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। अब इसकी कई वजूहात होंगी। अगर हम कहते हैं कि मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज कर गई है तो मे बी आपका मटेरियल की प्राइसेस मार्केट में शूट कर गई हो। नंबर 2, अगर आपकी मैकेनाइजेशन में, मशीनरी में कोई फॉल्ट आ गया है और मटेरियल की वेस्टेज ज्यादा हो रही है तो मटेरियल की कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी। यही बात है कि हम कास्ट अकाउंटिंग में उन सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कास्ट इंक्रीज क्यों कर रही है, और फिर जो हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड पिछले महीने दिया था, क्या इस महीने भी हम वही क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करने में कामयाब हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। ये मैंने मुख्तसर सा तारुफ मैंने कास्ट अकाउंटिंग का आपके सामने रखा। इसके अलावा भी इसमें हम बहुत सारी चीजें अभी आगे चल के देखने वाले हैं कि कास्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए किस तरह कंट्रीब्यूट किया करती है। अब जो मैंने गुजारिश की थी कि अकाउंटिंग की 3 फॉर्म्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आइए एक निगाह में जरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को देखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बुनियादी तौर पर मैनेजमेंट को असिस्ट करती है फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से। हम सब जानते हैं कि मैनेजमेंट का काम ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को एनहांस करना हुआ करता है। मैनेजमेंट चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो, और मैनेजमेंट के अंदर बैठे हुए लोग जो डिसीजन मेकर्स का किरदार अदा करते हैं, उनके पास जब तक ऐसा माकूल डेटा नहीं होगा जिसकी बुनियाद पे वो डिसीजन मेकिंग करेंगे तो वो कभी भी अच्छे डिसीजन मेकर साबित नहीं हो सकते। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बुनियादी तौर पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ से मुहैया किया जाने वाला डेटा वो भी यूज करते हैं, और कास्ट अकाउंटिंग की तरफ से मुहैया किया जाने वाला डेटा और रिपोर्ट्स उनको भी यूज करते हैं। तो ये कास्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों की तरफ से फराहम की जाने वाली इंफॉर्मेशन और डेटा, ये हमारे डिसीजन मेकर उन्हें कंसिडर करते हैं, उनकी बुनियाद पर वो फ्यूचर रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग किया करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल in the preparation and presentation of accounting information in such a way as to assist management in the formulation of policies and in the planning and control of operations of the undertaking। So यहाँ तक हम लोगों ने अकाउंटिंग और अकाउंटिंग की 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो थी उनको हमने स्टडी किया, उनको हमने डिस्कस किया। आइए अब हम जरा देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल एंड मॉनेटरी नेचर ऑफ एक्टिविटीज। देखिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर
जितना भी डेटा रिपोर्ट करते हैं वो मॉनेटरी डेटा हुआ करता है और वो हिस्टोरिकल डेटा हुआ करता है, जबकि हमें प्लानिंग, बजटिंग और स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए और इवैल्यूएशन के लिए मॉनेटरी डेटा के साथ साथ नॉन मॉनेटरी डेटा की जरूरत भी हुआ करती है। नॉन मॉनेटरी डेटा से मुराद डायरेक्ट लेबर आवर्स कि कितने घंटे लेबर ने काम किया। नॉन मॉनेटरी डेटा से मुराद मशीन आवर्स यूज्ड, कितने घंटे हमारी मशीनें ऑपरेशनल रहीं। नॉन मॉनेटरी डेटा से मुराद इसी तरह की बेशुमार चीजें और भी हो सकती हैं। सो ये एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कि ये हमें सिर्फ मॉनेटरी डेटा देता है और नॉन मॉनेटरी डेटा हमें मुहैया नहीं करता। उसके बाद नंबर 2, सेकंड लिमिटेशन, कंट्रोल ओवर कॉस्ट इज नॉट पॉसिबल। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग के लिए और बजटिंग के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट हुआ करती है वो होती है कि आप बजट्स और स्टैंडर्ड्स के ऊपर, यानी कास्ट बजट्स और स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक कंट्रोल एस्टैब्लिश किया करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ऐसी कोई सहूलत मुहैया नहीं होती। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ऐसी कोई हेल्प नहीं करती इन प्रिपेयरिंग सच बजट्स एंड स्टैंडर्ड्स, और ना ही हमें ये हेल्प करती है इन रिपोर्टिंग दी स्पीडी रिपोर्टिंग दी एक्चुअल डेटा। जिस तरह मैंने गुजारिश की थी कि कास्ट अकाउंटिंग के अंदर हम आर्ली बेसिस की रिपोर्ट भी जनरेट कर लिया करते हैं, वीकली बेसिस की रिपोर्ट भी जनरेट करते हैं, मगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली रिपोर्ट्स अमूमी तौर पे जनरेट किया करते हैं। उसके बाद the third limitation is that financial accounting does not reveal relative profitability of the products। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आप एक ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर लेट्स से 100+ प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं। ओवरऑल तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है कि कारोबार आपका मुनाफा बख्श है, यू आर अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन अगर इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट देखना चाहें तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। इसमें यकीनन कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिनमें प्रॉफिट सेक्रीफाइस हो रहा होता है और दूसरे प्रोडक्ट जो हैं वो प्रॉफिट दे रहे हैं, चंद प्रोडक्ट जो हैं वो नुकसान पे जा रहे हैं, लेकिन वो चूंकि बैलेंस हो जाता है तो इसलिए हमें अंदाजा नहीं होता कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कारोबार के लिए नुकसान का बायस बन रहा है। Financial accounting will keep the management in dark as to relative profitability of different products. This is a great limitation of financial accounting. Then the next limitation is that financial accounting does not assist in pricing. You know, ये financial accounting जो है ये आपको प्राइस डिफाइन करने में ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती। आपने जाहिर है बिड करनी है, कहीं पे प्राइस कोट करनी है अपने प्रोडक्ट की, तो जितना कंप्रिहेंसिव तरीके से कास्ट अकाउंटिंग आपको मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या प्रोडक्शन कास्ट या कास्ट ऑफ सेल जो भी नाम दे लें वो मुहैया करती है, उस तरह ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये अगेन ये फेल हो जाती है मैनेजमेंट को असिस्ट करने में रिगार्डिंग डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक और बड़ी लिमिटेशन है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स आर नॉट क्लासिफाइड। अब इससे क्या जो है जी मुराद है, मैनेजमेंट नीड्स कास्ट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाइज और प्रोसेस वाइज, जॉब वाइज और प्रोडक्ट वाइज, so that in case of deviation from standard, responsibility of individuals can be pinpointed and effective managerial control can be exercised। देखिए, हम कास्ट अकाउंटिंग के अंदर जो कास्टिंग का काम करते हैं वो डिपार्टमेंट वाइज होता है, वो प्रोडक्ट वाइज होता है, वो प्रोसेस वाइज होता है।
लेकिन ये सहूलत फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अवेलेबल नहीं होती। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर नॉट क्लासिफाइड। इससे क्या मुराद है हमारी? इससे मुराद हमारी ये है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं होता, प्रोडक्ट वाइज नहीं होता, प्रोसेस वाइज नहीं होता। जबकि मैनेजमेंट को जरूरत होती है डिपार्टमेंट वाइज डेटा की, प्रोसेस वाइज डेटा की, प्रोडक्ट वाइज डेटा की। ये अगेन एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट को इस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में सक्सेसफुल नहीं होती। हमने अब तक अकाउंटिंग और अकाउंटिंग की 3 मेजर फॉर्म्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिस्कस किया है और हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस को देखा है। हम अपनी आज की गुफ्तगू यहीं पे खत्म करते हैं और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कास्ट अकाउंटिंग की नेचर और कास्ट अकाउंटिंग किस तरह मैनेजमेंट के लिए कंट्रीब्यूट किया करती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कास्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इन चीजों को देखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।